हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो शिक्षा विद अखिल। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। उसी का पार्ट सेकंड आज है, जिसमें हमारे 3 टॉपिक इंक्लूड किए जा रहे हैं। एक वाटर पोटेंशियल, दूसरा इम्बिबिशन और तीसरा प्लाज्मोलाइसिस। तो ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं वाटर पोटेंशियल। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वाटर पोटेंशियल, यानी कि जल विभव या जल विभव अवधारणा। किसने दिया ये दिया आर के स्लेटियर ने और एस ए टाइलर ने। कब दिया? 1960 में दिया। है क्या ये? 2 विलियनों के, ध्यान से सुने, 2 विलियनों के जल अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहा जाता है? जल विभव। 2 विलियन है, उन दोनों में जो जल अणु हैं उनमें जो मुक्त ऊर्जा है उन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? जल विभव या वाटर पोटेंशियल। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन भी मान सकते हैं आप इसे। एक कोशिका है, उसे शुद्ध जल में रखा गया। कोशिका में विलयन होगा और उस विलयन में जल होगा, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि कोशिका के विलयन में उपस्थित जल अणु तथा शुद्ध जल अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहेंगे? हम जल विभव। ये डेफिनेशन नीचे लिख भी रखी है और ऊपर भी यही है। शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन के पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को जल विभव कहते हैं। और कोशिका वाली जो बात हमने की है वो यहाँ पे लिख भी रखी है हमने, ठीक है। जल विभव को किससे डिनोट किया जाता है? साई डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल, ये ग्रीक वर्ड है। इसकी जो इकाई होती है वो होती है बार या पास्कल, या जिसे एटीएम एटमॉस्फेरिक भी कहते हैं, ठीक है। जल विभव हमेशा शुद्ध जल का अधिकतम होता है। किसका? शुद्ध जल का। किसका अधिकतम होता है? शुद्ध जल का अधिकतम होता है, प्योर वाटर का, प्योर वाटर का। और कितना होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 0। कितना होता है? 0। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि शुद्ध जल में विलय मिला दिए जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ऋणात्मक में चला जाएगा। ये तो बात हो गई जल विभव की। जल विभव के अवयव क्या हैं या घटक क्या हैं, इनकी बात भी हम कर लेते हैं। जल विभव के 2 घटक हैं। एक है परासरणी विभव, जिसे हम साई एस से डिनोट करेंगे, और दूसरा है दाब विभव, जिसे हम साई पी से डिनोट करेंगे। इन दोनों के बारे में आपको 2 से 3 बातें हमेशा याद रखनी है, तभी आप इन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है परासरणी विभव। परासरणी विभव को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं, इसको हम सोल्यूट पोटेंशियल बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है। यानी कि इसे शॉर्ट में क्या बोलूँगा मैं? ओपी बोलूँगा। ग्रीक में क्या? साई एस। क्या बोलूँगा? साई एस। और इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए नेगेटिव। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये अगर 2 से 3 बातें आप याद रहेंगी। कौन सी? सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल वाली इसलिए क्योंकि जब भी आप सॉल्यूट पोटेंशियल भूल जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में मान के चलिए कि अगर गलती से भी विलय विभव क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया और उसकी वैल्यू दे दी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि विलय विभव ही परासरणी विभव है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ओपी क्या है, साईएस क्या है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दाब विभव की। दाब विभव का मतलब है प्रेशर पोटेंशियल। इन शॉर्ट में इसे पीपी भी बोल सकता हूँ। इसे साई पी से डिनोट किया जाता है, उसे साई एस से डिनोट किया जाता है, ये आप याद रखें। ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, लेकिन उससे बोला क्या जा रहा है? सोल्यूट पोटेंशियल, इसलिए सोल्यूट का एस हो उसमें, ये आप याद रखें। कहीं आप साई ओ लगा दें, साई पी और साई एस। उसका मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका मान क्या होता है? इसका मान धनात्मक होता है। इसका मान क्या होता है? धनात्मक। लेकिन मैंने ये नहीं बोला हमेशा होता है, मैंने बोला सामान्यतः। साइड में लिखा है इसीलिए, मैंने लाइन के स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लिखा कि सामान्यतः इसका मान क्या होता है? धनात्मक। सामान्यतः मतलब है मोस्टली, अधिकांश कंडीशन में इसका मान धनात्मक होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऋणात्मक जा सकता है। वो कुछ कंडीशन कौन सी होती हैं? वो कुछ कंडीशन होती हैं जीवद्रव्य या कुंचित कोशिका। क्यों जा सकता है ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि टीपी का मान शलत कोशिका में 0 होता है, शलत कोशिका में 0 होता है, लेकिन प्लाज्मोलाइज्ड सेल में वो ऋणात्मक हो सकता है। आप बोलेंगे सर टीपी का इससे क्या लेना देना? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वास्तविकता में मुक्त ऊर्जा धारणा के अनुसार दाब विभव क्या है? टर्गर प्रेशर है। स्फीत दाब को हम क्या बोल रहे हैं? दाब विभव बोल रहे हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या है, जल विभव को हम बोल सकते हैं साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम प्लस साई जी। आप सोच रहे होंगे ये 2 चीज़ें कहाँ से आ गई? बात तो हमने 2 की है। ये 2 भी होती हैं। एम का मतलब होता है मेट्रिक पोटेंशियल, मेट्रिक विभव, और जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि गुरुत्वीय विभव। इन दोनों का मान क्या होता है? नगण्य होता है।
इसलिए अगर इनको फॉर्मूले में से हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला बचता है वो आता है साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसकी वैल्यू मोस्टली धनात्मक, मोस्टली अधिकांश। ओके, तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला भी आ गया और ये फैक्ट भी हमें पता चल गया, जल अणु हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करते हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूँ, मैंने चाहे परासरण की बात की हो, चाहे मैंने विसरण की बात की हो, चाहे मैंने स्फीत दाब की बात की हो, चाहे मैंने वॉल प्रेशर की बात की हो, चाहे मैंने परासरण दाब की बात की हो, चाहे मैंने डीपीडी की बात की हो, जब भी मैंने बात की है और आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि आप इनका अधिकतम, न्यूनतम या जल के अणु इन दाबों के अनुसार किस तरफ गति करते हैं, आपको याद होना चाहिए। मैंने हर पॉइंट समझाते वक्त आपको ये भी बताया है कि आपको वास्तविकता में जब फैक्ट क्लियर हो जाएगा तो वो भी याद नहीं करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे याद नहीं करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने बोल दिया, एक तो हमें पता चल गया कि उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होगा। आप बोलेंगे ये कैसे पता चल गया सर, देखिए आप अच्छी तरह और बड़े गौर से सुनिए। अभी अभी हमने बोला है कि जल विभव सबसे ज़्यादा किसका होता है, शुद्ध जल का। और उसमें अगर कोई कोशिका डाल रखी है, उसमें कोई कोशिका डाल रखी है, तो उसमें मान लीजिए वो क्या है, अधिक सांद्र विलयन है, तो जल क्या है, कम है। तो उसमें क्या है, उसका जल विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने बोला है विलयन में जैसे विलय मिला दिए जाएंगे जल विभव कम हो जाएगा। तो पानी किधर जाएगा, बाहर से अंदर की ओर जाएगा ना। तो उच्च जल विभव किसका है, शुद्ध जल का, तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा, यानी कि उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जाएगा। कम सांद्र से अधिक सांद्र की तरफ जाता है, कम सांद्र विलयन से, या आप ये चीज़ ध्यान रखें, कम सांद्र विलयन से किधर जाता है, अधिक सांद्र विलयन की तरफ। वही पानी जाएगा किशमिश में। बात समझ में आएगी, बाहर क्या है, कम सांद्र विलयन। देखिए बहुत सीधी बातें हैं, बस ये शब्द क्या करते हैं, हम जब इनको रटते हैं तो हमें हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होता है और वो कन्फ्यूज़न सब कुछ गलत करवा देता है। आगे चलते हैं। हाई डीपी से अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की तरफ जाएगा। उच्च टीपी से किधर जाएगा, लो टीपी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को याद रखें। दूसरी चीज़ हम अब बात करते हैं, जल विभव की बात चल रही थी हमारी, जल विभव पे बेस्ड कुछ अगर सिंपल से क्वेश्चन अगर देखें तो क्या होता है। देखिए आपको बोला जाए कि पूर्ण स्फीत कोशिका में जल विभव क्या होगा, आप बड़े गौर से सुनना, सारी चीज़ें पैनल पे लिखना पॉसिबल नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। एक पूर्ण स्फीत कोशिका में जल विभव क्या होगा, पहली कंडीशन हमने बोल ही दी है, स्फीत है कोशिका। क्या होगा, कोशिका क्या है, स्फीत है। जब कोशिका स्फीत है यानी कि उसमें जल का प्रवाह नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा लेकिन पूर्णतः नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कोशिका अपने बाहर उपस्थित जो जल है उसके साथ साम्य अवस्था में, यानी कि कोशिका जब स्फीत है तो सीधी सी बात है कि उसमें क्या है, टीपी और परासरण ओपी बराबर है। टीपी और ओपी क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। लिख देते हैं साई डब्ल्यू बराबर, मान वैल्यू क्या मान के चले, कुछ भी मान लीजिए। जब हमने बराबर बोल दिया 10 साई एस की, इसकी वैल्यू भी 10 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 20। बस यही गलती हम करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें हमेशा वर्ड्स में, शब्दों में लिखा हुआ आएगा, या आप ये चीज़ आप अच्छी तरह ध्यान रखें, वो माइनस नहीं लगाएगा जानबूझ के। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा वो दाब विभव लिख के देगा, वो तो दाब विभव की जगह स्फीत दाब लिख के देगा। आप खुद डिसाइड करेंगे स्फीत दाब मतलब दाब विभव हमेशा क्या हो, वो अधिकांशतः क्या होता है, धनात्मक होता है, ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे। तो साई एस का मान ऋणात्मक होता है, मैं माइनस का सिंबल लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगी। तो स्फीत पूर्ण स्फीत कोशिका का जल विभव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। ये चीज़ आप ध्यान रखें। शलत कोशिका क्या आएगा, शलत कोशिका के बारे में आप थोड़ा सा इमेजिन करिए क्या होगा। शलत कोशिका में टीपी का मान कुछ होगा ही नहीं, मतलब साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। इसका मान जीरो, साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी प्लस
यहाँ इसका मान तो 0 होगा हमेशा, आपको पता है। अब बात आती है साई एस की। कुछ भी मान लो आप, जैसे ऊपर वाला 10 माना था माइनस, तो -10 है, तो साई डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, 0 का तो कुछ मतलब है नहीं, साई डब्ल्यू बराबर आया -10। क्या आया, -10, यानी कि क्या हुआ, ऋणात्मक होती है। दो बातें हमें कन्फर्म हो गई। पूर्ण स्फीत कोशिका का जल विभव हमेशा 0 होता है। शल्त कोशिका का जल विभव ऋणात्मक होता है, -10 नहीं है, ये तो वैल्यू है जो आपको समझाने के लिए रखी। आप बोलेंगे ऋणात्मक होता है। और जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का खुद देख लीजिए, साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। मान लीजिए -10 है, आई रिपीट, साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। साई एस यानी कि सोल्यूट पोटेंशियल, यानी कि ऑस्मेटिक पोटेंशियल, यानी कि परासरणी विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मान लीजिए -10 है, मानते आ रहे हैं हम, -10 है, तो पी क्या आएगा, पी मतलब प्रेशर पोटेंशियल, मतलब दाब विभव, मतलब टीपी। और कोशिका कैसी है, जीव द्रव्य कुंचित। जीव द्रव्य कुंचित का मतलब है कि उसका स्फीत दाब क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। मान लीजिए -2 है, ऋणात्मक आएगा, इसीलिए, और मैंने तब भी बोला था आपको ऊपर भी, तो क्या हो जाएगा, -10 -2, ये हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -12। यानी कि 3 चीज़ें क्लियर हो गई हमारे पास। पूर्ण स्फीत कोशिका का जल विभव 0, पूर्ण शलत कोशिका का जल विभव ऋणात्मक, और जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का जल विभव अधिक ऋणात्मक होता है। आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। कई बार कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। पैनल पे सारी बातें लिखना संभव नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुने। देखिए 3 कोशिकाएं हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तीनों कोशिकाओं के आपको क्या दे रखे हैं, ओपी, टीपी और डीपीडी, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका का ओपी क्या है, 6 एटीएम है, टीपी कितना है, 3 एटीएम है, डीपीडी क्या आएगा, 3। नहीं भी दे रखा होगा तो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये लीजिए बी कोशिका है, बी कोशिका को अगर हम देखें, ओपी क्या है, 5, टीपी क्या है, 3, तो डीपीडी कितना होगा, 2। थर्ड सी कोशिका अगर हम देखें, तो सी कोशिका का ओपी क्या है, 4, टीपी क्या है, 3, डीपीडी क्या है, 1। देखिए ये तीनों चीज़ें मैंने इसलिए लिखी कि इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से समझ सकते हैं, समझ क्या सकते हैं। मैं केवल डीपीडी देके भी समझा सकता था, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि हो सकता है तीनों कोशिकाओं की 2-2 वैल्यू आपको दे दी जाए, फिर आपको एक एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, फिर उसके बाद आप डीपीडी के आधार पर इस चीज़ का निर्धारण करेंगे कि कौन सी कोशिका में जल का प्रवाह किधर होगा, ठीक है। आप देखिए, मैंने पहले बोला था जब आपको डीपीडी पढ़ाया था तब कि आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, वो देखें। जैसे एक वाटर पोटेंशियल के बेस पे हो गया, अब ये जल विभव के बेस पे आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आता है कि 3 कोशिकाएं हैं ए बी सी, जिनका ओपी टीपी डीपीडी ये है, या 2 वैल्यू दी जाती है और केवल वही लिख देते हैं, ओपी ये है और टीपी ये है। तो आप बताइए जल का प्रवाह कौन सी कोशिका में होगा और किस तरफ होगा। ऑप्शन भी आ जाते हैं कई बार, तो हम तो पूरा देख लेते हैं, ऑप्शन आप आराम से देख पाएंगे। देखें ओपी और टीपी के बेस पे हमने डीपीडी निकाल लिया 1 2 3 क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें पता चलता है कि जल किधर आएगा। इस 2 कोशिका में तो देखो स्पष्ट नज़र आता है कि जल का प्रवाह किधर होगा, लेकिन यहाँ पर कथन यानी कि स्टेटमेंट जो आते हैं उन पे हमें थोड़ा गौर करना पड़ता है। आप ध्यान से सुनिएगा। 3 कोशिकाएं हैं ए बी सी, आपको याद रखना पड़ेगा 3 2 1। देखें मैंने क्या बोला, जैसे मान के चलिए एक कोशिका है ए, ये है ए, ठीक है, और दूसरी कोशिका है बी और तीसरी कोशिका है सी। ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, सॉरी आई रिपीट अगेन। एक कोशिका है ए, एक कोशिका है ए, दूसरी कोशिका है बी और
तीसरी जो कोशिका है वो है सी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान होगा सी का कितना था डीपीडी 1, मैं अंदर ही लिख रहा हूँ, ध्यान रखें आप, 1 था। और बी का डीपीडी कितना था, बी का डीपीडी था 2, साइड में लिख देता हूँ, और सी का कितना था 3। ये आप इस तरह से देखें। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये डायग्राम, ये जो मेहनत की आप लोगों के लिए की, इसलिए बड़े गौर से देखें इस चीज़ को। मैं क्या बोल सकता हूँ, हमने अब ये भी पढ़ा था कि जल का गमन हमेशा किस डीपीडी से किस डीपीडी की तरफ होता है, कम डीपीडी से, यानी कि निम्न डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होता है। तो आप बोलेंगे सर ये सी है, सी का 1 है, एक आ किधर बोलूँ मैं, बी की तरफ या सी की तरफ? मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, आराम से सुनो। मैं बोल सकता हूँ ए कोशिका, ए कोशिका का सबसे ज़्यादा है, ए कोशिका का क्या है सबसे ज़्यादा। मैं बोल सकता हूँ ए कोशिका बी से और सी से, दोनों कोशिकाओं से जल ग्रहण करेगी, बिल्कुल बोल सकता हूँ, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सी कोशिका से जल बी कोशिका में आएगा, लेकिन यहाँ से जल ए में चला जाएगा, बोल सकता हूँ मैं बिल्कुल। तीसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, सी कोशिका से जल ए व बी कोशिकाओं में जाएगा। ये इसके परिणाम, ये इसके कथन, मतलब आपको मैंने बता दिया। अब ये कथन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में आपको खुद को समझना पड़ेगा ये। ठीक है, आई होप आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। ये कोशिकाओं की वैल्यू आपको विभिन्न तरीकों से दी जा सकती है, लेकिन पैटर्न यही फॉलो होगा, मेथड यही होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतः शोषण या अंतः चूषण, या जिसे हम बोलते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का मतलब क्या है, आपने कई बार देखा होगा कि बरसात के मौसम में जो बिना पेंट के दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, बिना पेंट के, वुड की बात करें, लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों की बात करें, पेंट वाले में तो प्रॉब्लम नहीं आती, बिना पेंट किया हुआ है, उनको बंद करने में खोलने में हमें बहुत दिक्कत आती है। जोर लगा के बंद करते हैं और मुक्के मार मार के खोलते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? वो इम्बिबिशन के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो, और बारिश के मौसम में ऐसा ज़्यादा होता है, गर्मी में ऐसा नहीं होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जो लकड़ी है वो लकड़ी इम्बिबिशन प्रकृति की होती है, यानी कि उसमें अंतः चूषण या अंतः शोषण की क्षमता होती है। वो क्या करती है? वायुमंडल में से जल अणुओं को ग्रहण कर लेते हैं बिना विलयन के। पॉइंट इज हियर दैट व्हाट, बिना विलयन के, बिना सॉल्यूशन के वो क्या कर लेती है? जल के अणुओं को या ह्यूमिडिटीज ग्रहण कर लेती है, जिससे वो फूल जाती है। फूल जाने पर बंद करने में और खोलने में दिक्कत आती है। ये बात आपके समझ में आ गई। इसलिए आप देखा करो, चोक इंडस्ट्री है, चोक में भी होती है क्या? इम्बिबिशन प्रकृति। चोक इंडस्ट्री बारिश के मौसम में प्राकृतिक रूप से बंद होती है। जो भी चौक बनना होता है, चौक बोर्ड पे लिखने वाले चौक की बात कर रहा हूँ, जो भी बनना होता है पहले ही बन चुका होता है, बाद में नहीं बनाया जाता। आर्टिफिशियली तरीके से आप ड्रायर ले आएँ वो बात अलग है, लेकिन मैं नेचुरल तरीका बता रहा हूँ, उसमें चौक इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद रहती है। क्यों? क्योंकि आप बारिश के मौसम में चौक बनाएंगे तो सूखेंगे नहीं, वो तो खुद इम्बिबिशन प्रकृति की। आगे बात समझ में? तो कोई खास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप बड़े गौर से देखें। किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव्य का बिना विलयन बनाए अवशोषण अंतः शोषण कहलाता है। अवशोषण को मैं अधिशोषण भी बोल सकता हूँ। और क्या बोल सकता हूँ? किसी ठोस पदार्थ के द्वारा तरल का अधिशोषण अंतः शोषण कहलाता है। ये बातें एक ही हैं, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये सारी बातें हैं क्या, मैंने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग तरीके से इन्हें लिखा है। नेक्स्ट, जलरागी। जलरागी मतलब हाइड्रोफिलिक, जल इस नहीं, एक ही बात है। कोलाइडो द्वारा जल के अधिशोषण को अंतः चूषण कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने देखे, अभी अभी मैंने बोले भी थे, जैसे बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे का फूल जाना। जल अवशोषित करने वाले पदार्थ अंतः शोषण कहलाते हैं। इन पदार्थों के बीच बंधुता आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है, बंधुता आवश्यक। आप बोलेंगे सर प्लास्टिक अंतः शोषण नहीं कर रहा, नहीं करेगा साहब, क्योंकि जो अंतः चूषक पदार्थ है, जल अणु, उनके बीच क्या नहीं है? बंधुता नहीं है। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया में उत्पन्न दाब को अंतः चूषण दाब यानी कि आईपी कहते हैं, यानी कि इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं। ये एक भौतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा शुष्क कोलाइडी पदार्थ जल अवशोषित करके फूल जाता है।
पादपों की जैसे कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति कोलाइडी पदार्थों की बनी होती है, जिनमें सेलुलोज है, पैक्टिन है, हेमी सेलुलोज है। इसी कारण ये पानी का अंतर शोषण कर पाते हैं। प्रोटीन, एगार एगार, स्टार्च, सभी पदार्थ अंतःचूषक होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एगार एगार है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एगार एगार है। क्यों है एगार एगार? आपको ये एगार एगार क्या है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। वैसे एगार एगार में सबसे ज़्यादा अधिक चूषण क्षमता होती है, ये बात हम आगे देख लेंगे। एगार एगार समुद्री घास, समुद्री खरपतवार, सी वीड से प्राप्त किया जाने वाला एक प्रोडक्ट है। किससे? ग्रेसिलेरिया से, जिलेडियम से, इनसे प्राप्त किया जाता है। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये निम्न में से एगार एगार प्राप्त किया जाता है, जिलेडियम से, ग्रेसिलेरिया से। देखिए हमने लिख भी रखा है, कुछ प्रोटीन 15 गुना जल को अवशोषित कर सकती हैं। चूषण क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? एगार एगार की। उसके बाद में होती है पैक्टिन की, उसके बाद में आती है प्रोटीन की, उसके बाद में आती है स्टार्च की, उसके बाद में आती है सेलुलोज की। ये चीज़ें इसलिए बताइए आपको, आजकल एग्जाम में क्या आ जाता है कि जैसे मान लीजिए एगार एगार का आपको ध्यान है कि एगार एगार में सर्वाधिक अंतःचूषण क्षमता होती है। मैंने क्वेश्चन दिया निम्न में से किस में सर्वाधिक अंतःचूषण की क्षमता होती है? मैंने ऑप्शन दिया आपको, पैक्टिन, सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च। ये बात क्लिक नहीं होगी, आपको लगेगा चारों अंतःचूषक पदार्थ, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा इसमें इस समय किस में है? सबसे ज़्यादा इस समय पैक्टिन में है, तो पैक्टिन आंसर आएगा। ये भी हो सकता है कि 3-3 के सेट बना दिए जाए और उनमें एक नॉन इम्बिबेंट जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? नॉन इम्बिबेंट जोड़ दिया जाए। आप तीनों को गौर से पढ़े ही नहीं और आपका आंसर गलत हो जाए। आई होप आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विषण है, क्योंकि ये जल की गति सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है। सघन रूप से व्यवस्थित पदार्थ जैसे काष्ठ में अंतःचूषण कम और विरल रूप से व्यवस्थित अंतःशोषक पदार्थ जैसे जिलेटिन में अंतःचूषण अधिक होता है। समझ गए होंगे बात, ये इनकी संरचना से रिलेटेड बात है। बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अधिशोषण बिल्कुल क्लियर होता है। अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में सहायक, बिल्कुल अंतःचूषण ही होता है। मानव द्वारा बड़ी चट्टानों पत्थरों को तोड़ने में सहायक। मानव द्वारा क्या पहले के टाइम में क्या होता था, जब इतने हमारे पास तकनीक नहीं थी पत्थरों को तोड़ने के लिए, इसलिए पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, अगर चट्टानों के बीच में छोटी सी दरार है तो उसमें क्या कर दिए थे, एक लकड़ी, सूखी लकड़ी का लट्ठा फंसा दिया जाता था और उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता था। इससे क्या होता था, लकड़ी फूलेगी, लकड़ी फूलेगी तो लकड़ी जितना फूलेगी उतना सा क्या हो जाएगा, चट्टान अपने मूल स्थान से डिस्प्लेस हो जाएगी। इस स्थिति में हम मतलब मानव द्वारा चट्टान को हटाना काफ़ी आसान हो जाता था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, इम्बिबिशन किस में काम आता है? इम्बिबिशन पादपों द्वारा जल अवशोषण में काम में आता है। आप देखिए मैंने इसमें लिख भी रखा है कि मूल रोम कोशिकाओं में जल प्रारंभिक अवशोषण अंतःचूषण द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और लोग परासरण्य पे टिक लगाते हैं। किस पे टिक लगाते हैं? परासरण्य पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जल का प्रवाह होता है उसमें सबसे पहले जो प्रारंभिक क्रिया होती है, प्रारंभिक अवशोषण होता है, वो हमेशा किसका होता है? इम्बिबिशन का। उसके बाद परासरण का और उसके बाद विसरण का। ये क्रम आप ध्यान रखें, पहले इम्बिबिशन का, उसके बाद में ऑस्मोसिस का, उसके बाद में डिफ्यूजन का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अनेक पौधों जैसे सेलेजिनेला है, लाइकिन में पुनः जीवन भी अंतःशोषण क्रिया द्वारा होता है। वायवीय अधिपादपी जड़ों में जल प्रवेश भी इसी क्रिया के द्वारा होता है। वायवीय जैसे वेंडा, मैं एपीफाइट्स की बात कर रहा हूँ। अधिपादपीय जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में जल इसी प्रवेश, क्योंकि हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें आर्द्रताग्राही बोलते हैं। आर्द्रताग्राही मूल पाई जाती है उनमें। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हम बोलते हैं। ये टॉपिक आपने हाइग्रोस्कोपिक रूट्स में पढ़ा है, ठीक है। ओके, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी पॉइंट की बात कर रहा था, मैंने बोला था आपको कि ये पॉइंट मैंने आपको अलग अलग जगह लिखवा रखे हैं, आपको बता भी रखे हैं, और वीडियोस में भी मैंने आपको जो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूज़न है, जब उनकी बात की तो इनके बारे में डिटेल स्टडी की है। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य संकुचन। प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन क्या है? यदि कोशिका को एक अति पराश्रय विलयन में रख दिया जाए, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, तो क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा एक्सोऑस्मोसिस होगा, बाह्य परासरण होगा, जल के अणु हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, कोशिका क्या हो जाएगी?
शलत हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। लेकिन लंबे समय तक ऐसा रहने दिया जाए तो क्या होगा? लंबे समय तक रहने दिया जाएगा ऐसा तो जीवद्रव्य संकुचित होकर एक कोने में एकत्रित हो जाएगा, और इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य कुंचन बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। जीवद्रव्य कुंचन को हम 3 पदों में समझ सकते हैं, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बताया गया है। जैसे आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको PDF में भी उपलब्ध करवा रखे हैं, और ये सारी बात मैं आपको एक चित्र में भी समझा देता हूँ, आराम से देखें आप। देखें, ये आप मान के चलिए कि केवल आइडियल डायग्राम है, ये आप मान के चलिए एक ये है कोशिका भित्ति, दोबारा बनाता हूं मैं, ये एक कोशिका भित्ति है, उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे इसमें जो भी आप न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सब है, ठीक है। इस कोशिका को मैं कहाँ रख देता हूँ? एक अति प्रासृ विलयन में रख देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो कोशिका भित्ति है ये अपनी अधिकतम क्षमता से सिकुड़ जाएगी, ठीक है। ये जो अधिकतम क्षमता से सिकुड़ेगी इसी को बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस या प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन। लेकिन अब ऐसा फर्स्ट स्टेप में हो गया, फिर भी अब लगातार क्या हो रहा है? बाह्य परासरण हो रहा है, तो प्रोटोप्लास्ट का आकार घटना प्रारंभ हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट का आकार घटना मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि साहब कोशिका भित्ति तो अब सिकुड़ नहीं सकती, अब कौन सिकुड़ेगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहाँ से सिकुड़ेगी? यहाँ से कोनों से सिकुड़ना प्रारंभ होगी। ये मैंने आपको बताया है, वैसे ही पूरा बाइंडअप होता है चित्र पता आपको। यहाँ कोनों से सिकुड़ेगी, और कोनों से सिकुड़ेगी तो यहाँ पर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच गैप बनना प्रारंभ हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। ये सारी बातें आपको नोट्स में PDF में मिल जाएगी। अब क्या है? अभी भी हमने बाहर नहीं निकला साहब, बाह्य परासरण हो रहा है। अब जीवद्रव्य क्या होगा? लगातार सिकुड़ता जाएगा, लगातार, और भित्ति से अलग होकर एक विशिष्ट सिकुड़ी हुई आकृति में हमें दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन। तीसरे डायग्राम में आपको ये चीज़ दिख भी रही है कि सिकुड़ कर यहाँ आ गया। आ गई बात समझ में? तो तीनों स्थितियाँ आपकी समझ में आ गई। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, जिसे हम प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन कह रहे हैं, जिसमें कोशिका भित्ति अपनी अधिकतम क्षमता से सिकुड़ रही है। दूसरी हम बात करें इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन, जिसमें हम कह रहे हैं कि कोशिका भित्ति तो अब सिकुड़ नहीं सकती, कोशिका झिल्ली सिकुड़ना प्रारंभ होती है और कोनों से प्रारंभ होती है। इस कंडीशन में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में खाली स्थान बन जाते हैं, रिक्त स्थान बन जाते हैं। तीसरी बात करें एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि अब क्या होगा कि जो बहिःपरागण से जीवद्रव्य लगातार सिकुड़ रहा था वो भित्ति से अलग होकर एक सिकुड़ी आकृति में दिखाई देगा, जो हमें थर्ड डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। इसी को हम बोल देंगे एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस या सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन या एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, जैसा कि हम अभी ऊपर बोल चुके हैं। आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? प्लाज्मोलाइसिस की। यदि इस कोशिका को, अब आप आराम से सुनिए, एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यदि एक प्रॉपर टाइम पे, एक समय रहते अल्पपराश्रय विलयन में या शुद्ध जल में रख दिया जाए तो उसमें पुनः अंतःपरासरण होगा। क्या होगा? अंतःपरासरण होगा, और कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाएगी। इसी समय कोशिका जब पूर्ण स्फीत हो जाएगी तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? जीवद्रव्य विकुंचन। संकुचन नहीं, जीवद्रव्य विकुंचन, यानी कि डीप्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसे? डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, ये तो बात होगी। इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये आपके बुक में भी है, प्रैक्टिकल में भी होता है, BSc में भी होता है, RBSc बोर्ड में 12th में भी चल रहा है वर्तमान में, NCERT में तो नहीं है ये। नेक्स्ट क्या है इसमें? इसमें आपने एक प्लांट के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लीजिए। ये इस प्लांट, ये क्या है? ये एक रोहियो डिस्कलर है। कौन सा प्लांट है? रोहियो डिस्कलर। रोहियो डिस्कलर, रोहियो डिस्कलर है। इसको ट्रेडेस्किनशिया भी बोलते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी अपर लीफ का कलर कैसा है, अपर सरफेस का कलर कैसा है, और इसकी लोअर सरफेस का कलर आपको वॉयलेट बैंगनी रंग का दिखाई दे रहा होगा। यही पूरा माजरा है। देखते हैं, ये आपके सामने है। ये जीवद्रव्य विकुंचन वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ अभी। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, आराम से सुने, आपके सामने है, आपको PDF मिल भी जाएगी। मैं जो YouTube व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, धीरे धीरे आप देख लें।
ये देख लीजिए, या पॉज करके देख सकते हैं आराम से क्या लिखा हुआ है। अब हम इसकी बात करते हैं एक्सपेरिमेंट क्या किया जाता है। क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में कि 2 बीकर लिए गए, 1 2, इसमें तो भरा शुद्ध जल, क्या भरा, शुद्ध जल, ठीक है, और इसमें सब क्या भरा, इसमें भरा शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। और जो पत्ती अभी आप देख रहे थे, जो लीफ आप देख रहे थे, उसको क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा तिरछा करके तोड़ा जाता है। तिरछा करके तोड़ने से आप देखना आपको मिल जाएगी, ये नॉर्मल डेकोरेटिव प्लांट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जगह मिल जाएगा। हाँ, ये एंजियोस्पर्म का प्लांट होता है, मोनोकोट प्लांट है, इसको ट्रैक्योफाइट्स में शामिल किया जाता है। इसकी फैमिली बताऊँ मैं आपको, इसकी फैमिली होती है कोमिलीनेसी, ठीक है, ये इसकी क्या है, फैमिली है। इसको स्पाइडर वुड भी बोलते हैं। और इंडिया में भले ये डेकोरेटिव प्लांट हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर इसकी खेती तक की जाती है, जैसे फ्लोरिडा है, टेक्सास है, हुवाई है, वहाँ पर इसकी खेती तक की जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई हुई। हम कहाँ पे थे, हम ये बात कर रहे थे कि सर 2 बीकर हैं, एक बीकर ये है और दूसरा बीकर ये है। इस बीकर में क्या भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। इस बीकर में क्या भरा हुआ है, जल यानी कि H2O। बात समझ में आ गई। अब आराम से समझें इस चीज़ को। उस लीफ को हमने क्या किया, तिरछा करके तोड़ा। तिरछा करके तोड़ते हैं तो उसकी केवल अधिचर्मी एपिडर्मल लेयर हमारे पास आ जाती है, ठीक है। एपिडर्मल लेयर जैसे आ जाती है, उसके कुछ टुकड़ों को तो डालते हैं शुद्ध जल में और कुछ टुकड़ों को डालते हैं शुगर सॉल्यूशन में। कुछ समय तक आप 4-5 घंटे 3-4 घंटे जो भी इनको डिप रहने दें, और 4-5 घंटे बाद जब इन दोनों को निकाल कर आप स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका, इस कोशिका में जो इस शुगर सॉल्यूशन में आपने सेल रख रखी थी, उसका जीव द्रव्य संकुचित दिखाई देगा, इसका हेल्दी दिखाई देगा, कुछ ही बिगड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, नॉर्मल एक ट्रेजिड सेल आपको दिखाई देगी। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो हमने यही बोला कि किसी कोशिका को यदि हम अतिपराश्रय विलयन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में काफ़ी लंबे समय तक रख देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लगातार बाह्य परासरण होने से जीव द्रव्य संकुचित होकर कोशिका में एक कोने में एकत्रित हो जाता है। इसी घटना को हम जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। यदि इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को शुद्ध जल में अल्प पराश्रय विलयन में रख दिया जाए तो अंतःपरासरण की क्रिया होगी, परिणाम स्वरूप कोशिका पुनः स्फीत हो जाएगी, और इस घटना को हम डीप्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रयोग को हम विभिन्न सांद्रता वाले चीनी के घोल बनाकर भी कर सकते हैं, जिसमें हमें अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग पद या अलग अलग स्थितियां कोशिका के दिखाई देंगी, जैसे लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। सामान्य भाषा में बोलूं तो कम सिकड़ी हुई, अधिक सिकड़ी हुई, मध्य सिकड़ी हुई। बात समझ में आ गई, आपको ये दिखाई देंगे। अब हम प्लाज्मोलाइसिस का महत्व देख लेते हैं। प्लाज्मोलाइसिस का हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में क्या महत्व है, बहुत अच्छा महत्व है। आप कुछ घटनाओं को जानते भी हैं। अधिक समय तक जीव द्रव्य कुंचित रहने से जीव द्रव्य मृत हो जाता है, बिल्कुल, और ऐसे कोशिका में कोई उपापचय क्रिया नहीं होती है। आप अच्छी तरह ध्यान रखें। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जड़ों पर नमक लगाया जाएगा। नमक लगाया जाएगा तो खरपतवार नष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बाह्य परासरण हो जाएगा। आप खुद सोचो, बाहर जो विलयन है वो अति सांद्र हो जाएगा। ऐसे स्थिति में जड़ की कोशिकाओं से पानी बाहर आ जाएगा, कम मामला फिनिश है। मछली और मांस पर इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी माइक्रोब पनपे ना। क्यों, क्योंकि बाहर अगर हम नमक का लेप कर देते हैं तो नमक का लेप करने से वहाँ पर एक अति पराश्रय वाली यानी कि अधिक सांद्रता वाले विलयन की उपस्थिति के कारण जैसे कोई माइक्रोब आता है तो उसमें क्या होता है, बाह्य परासरण होता है और वो अक्रिय हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। ये सेम इसी प्रकार से जैसे आपके गले में खराश होने पर आप नमक के पानी के गरारे करते हैं तो कुछ समय आपको बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे ही 5-7 घंटे बीतते हैं और आप दोबारा से गर्म वो नमक के पानी के गरारे नहीं करते हैं तो आपके गले में दोबारा खराश हो जाते हैं। कारण वो सीधा सा है, जैसे ही आप वो नमक के गरारे करते हैं तो कुछ समय के लिए जो भी माइक्रोब है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और दोबारा से करेंगे तो वो कंटिन्यूसली उनमें बाह्य परासरण होता रहेगा और आपको समस्या से निजात मिल जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो दोबारा से डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। जैम जेली में भी यही किया जाता है। जैम जेली है, चीनी की अधिक सांद्रता वाला घोल है, उसमें यही होता है। क्यों, क्योंकि वो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जैसे कोई माइक्रोब आएगा तो उसमें क्या होगा, बाह्य परासरण होगा, इनएक्टिव हो जाएगा और आपके जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। जड़ों के समीप अत्यधिक रासायनिक उर्वरक होने के कारण उनमें जीवद्रव्य कुंचन होने से पौधे मृत हो जाते हैं या भूरे हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आई थिंक कहाँ देखा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है कि एक बार आता है कि एक किसान अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेत में रासायनिक उर्वरक अधिक मात्रा में डालता है तो क्या होगा,
बिल्कुल ही अच्छी फसल प्राप्त नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीव द्रव्य संकुचन के कारण क्या हो जाएगा, पौधे मृत हो जाएंगे। बात वही है, खरपतवार वाली बात है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर खेत में डालेंगे तो जो केमिकल सॉल्यूशन है, मृदा का सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन नहीं सॉरी, मृदा सॉल्यूशन है, वो कैसा हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा हाईली कंसंट्रेटेड, यानी कि मृदा विलयन। मृदा विलयन आपने सुना होगा ये वर्ड, वो मृदा विलयन अति सांद्र हो जाएगा। और अति सांद्र होने की स्थिति में जल का क्या नहीं होगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा अपितु बाहर आएगा। ऐसी स्थिति में पौधे क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। अलवणीय जल में उगने वाले पौधे यदि समुद्री जल में रख दिए जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। कंडीशन वही है, सेम है। ये बहुत वाइड है इसके एप्लीकेशंस, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मछली का एग्जांपल मिल जाएगा, लवणीय को लवणीय में रख दिया जाए, लवणीय को अलवणीय में रख दिया जाए। ये इस टाइप के एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारा जो मेन फंडा है वो आपको समझा दिया। अब आप इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 3 टॉपिक्स के बारे में बात की थी। एक वाटर पोटेंशियल जल विभव के बारे में बात की थी, दूसरा इम्बिबिशन के बारे में बात की थी, और तीसरा प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बात की थी। और इसी के साथ ये एक पार्ट खत्म हो जाता है। और अगर हम आरबीएससी की बात करें तो एक चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वाटर एब्जॉर्प्शन आता है। इसके बारे में मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगा कि आप क्या करें कि आपको पीडीएफ नोट्स डेली व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं। आप उन्हें कॉपी करते रहें, आप उन्हें पढ़ते रहें, और जैसे ही चैप्टर के पीडीएफ नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं 1 या 2 वीडियो बनेंगे मैक्सिमम, 2 वीडियो में पूरा चैप्टर आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई जारी रखें। अब लॉकडाउन तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, कब ख़त्म होगा, लेकिन आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। और मैं चाहता हूं कि कम से कम प्लांट फिजियोलॉजी तो आई होप जो 30 मई तक कयास लगाए जा रहे हैं, 30 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि प्लांट फिजियोलॉजी अगर हो जाए तो हमारे लिए वेल एंड गुड। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।